जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। और आज की क्लास में आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं अपने अदर्स एग्जाम में, जैसे कि बीपीएससी पीआरई है, सीडीपीओ है और एएओ है, बहुत सारे एग्जाम हैं जिनको बीपीएससी कंडक्ट कराती है और उसी में से जो ये सारे क्वेश्चन है पूछे गए हैं। ये जो सभी क्वेश्चन है बीपीएससी के घटना चक्र की बुक से करवाए जा रहे हैं। सभी लोग जो है सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को जो है संपूर्ण रूप से पूरा व्याख्या किया जाएगा। चलिए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का 61 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की 2 क्लासेस आ चुकी है, वो जाकर के जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। इसका क्वेश्चन आंसर जो है हम लोगों ने आपसे पूछा था। इसका आंसर क्या होगा? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की जो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी ये वैशाली में थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी और वह 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला प्रश्न है 62। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। बी ऑप्शन अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में है और भगवती सूत्र में भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा जाता है। ये कौन कौन से देख लीजिए, सभी के सभी 16 महाजनपद। पहला है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मत, अवंती, गांधार एवं कंबोज। ये जो है टोटल 16 महाजनपद थे जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय में है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक जो दक्षिण भारत में स्थित है और जनौसव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां नाम कुछ भिन्न अलग से प्रकार से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना है ये गुप्त शासकों ने करवाया था, इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था और इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया था। अगला प्रश्न 64। दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्री एग्जाम के क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये 42 बीपीएससी प्री एग्जाम 1997-98 में पूछा गया था। ये सभी जो है बीते कम से कम 30 साल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मध्यकालीन भारत में जो मनसबदारी व्यवस्था है यह लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, मतलब सही तरीके से सैनिकों की भर्ती हो सके, इसलिए जो है भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक
अकबर के द्वारा किया गया था और मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान तथा तीसरा है सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था और इस व्यवस्था में से जो है राज्य के सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया जाता था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए था और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ये सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ये कथन भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे व्याख्या नहीं हो रही है कि मतलब महाविहार का पतन हो गया, क्यों हुआ ये नहीं बता रहा है, पर महाविहार को उस राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये सही बात है। तो ए और दोनों आर दोनों सही हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था और 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। आप देख सकते हैं कि जो है 5वीं शताब्दी में ही गुप्तों के समय नालंदा जो स्थित विश्वविद्यालय था ये अस्तित्व में आया और 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार जो नालंदा महाविहार है इसका पतन हो गया और बंगाल के पाल शासकों के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व भी घटने लगा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष इस शताब्दी में हुआ था। ईसापुर 4वीं शताब्दी, ईसापुर 6वीं शताब्दी, ईसापुर 2री शताब्दी या ईसापुर 1ली शताब्दी। जो प्रथम मगध साम्राज्य है इसका उत्कर्ष ईसापुर 6वीं शताब्दी में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य की बात करें, इसका वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार जो हर्यक वंश से थे और इनका शासनकाल था 544 से लेकर के 492 तक। अगला प्रश्न है 68। मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज, चंपा। याद रखिएगा मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गिरिव्रज राजगृह थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बना दिया गया था उदयन के द्वारा जो हर्यक वंश से ही संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध की राजधानी कौन सी थी? तो पहली ये थी, दूसरी ये थी। अब आप समझ सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज इन, या तो ए और सी लिख दीजिए। ए एंड सी बोथ आर इसका राइट आंसर है। दिए गए विकल्प में ए और सी सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जो गुप्त काल तथा मगध की राजधानी बनी। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले जो प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ एवं पुराणों में अलग अलग कुछ विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अब यहाँ पे प्रथम राजधानी आपसे पूछा है तो आपको बताना है पाटलिपुत्र नहीं, पाटलिपुत्र दूसरी राजधानी थी, वैशाली, फिर गिरिव्रज राजगृह आपको बताया था। ये चंपा अंग उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो अभी बताया आपको प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह, इसी को कहते हैं राजगीर, राजगृह या राजगीर। ये जो है मगध की पहली राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात जो है मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण, तो मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाण, 10 सिद्धक, कैवर्त और धननंद। ये जो है 10 राजा थे। यहाँ पे 9 राजा थे नंदवंश के। नंदवंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलते,
छोटी छोटी वस्तुओं में भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण फैल गया और इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर दी थी और नंद वंश का अंत कर दिया। अगला प्रश्न है 71। जिससे ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ वह कौन सा है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। ये विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन जो मुद्रा राक्षस है जो लिखी गई है विशाखदत्त के द्वारा, और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। देवी चंद्रगुप्तम और दूसरे है अभिसारिका वचिंता, यह अभिसारिका बंधितक। ये जो है 2 और भी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 72। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद, धनानंद, शुक्ल या चंद्रगुप्त मौर्य? जो आपका धनानंद था ये सिकंदर महान के समकालीन था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। इसे यूनानी शासकों ने अग्रमीज कहा और जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। अगला क्वेश्चन है 73। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनका महल बना हुआ था लकड़ी का। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार जो है लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलती रहेंगी। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का जो श्रेय है इस पुनर महोदय को है और बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरहार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है 74। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो है अष्टप्रधान का गठन किसने किया? शिवाजी ने। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भर्ती का कार्य करते थे और इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है 75। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ये बताना है। कौन से ऐसे मौर्य राजा थे जिन्होंने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल? तो इनमें से कौन से मौर्य राजा थे? उनका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे राजा थे जिन्होंने दक्कन पर भी विजय प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है कि दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। इसलिए जो है कि हम लोग क्या मानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वो कौन सा अभिलेख है? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है इसमें
अशोक का चौपारा शिलालेख। तो रुद्रदामन को जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे यह पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव है ये पश्चिम भारत पर भी था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा और ये गुजरात पर स्थित है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यमित्र ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया। इसे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है 77। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। इसमें जो है श्रीलंका, अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। और द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का जो अधिकार है चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत एवं ताम्रपाली श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। तो अशोक जो शासक हैं इनके समय में जो बौद्ध सभा गठित की गई थी और ये जो है तीसरी बौद्ध सभा थी, तीसरी थर्ड बौद्ध संगीति थी और ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार जो है दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न 79। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनमें अधिकतर प्राकृत भाषा देखने को मिलती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। शिलालेख जो है 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है सहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड़ी तथा शोपारा। ये जो है अशोक के अधिकांश अभिलेख जो प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों सहबाजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर के खरोष्ठी है, ये भी आप याद रखेंगे। तक्षशिला से अरेमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अवशेष भी मिला हुआ है। सरेगुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी तथा एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लखमान नामक स्थान से अरेमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त है। देखिए इसकी संपूर्ण व्याख्या इसलिए करवाते हैं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से वो भी आपके छूटे ना और आपका जो है कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी, नंदगिरी और नंदनागरी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो है कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वो है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि को जो है दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। 81 नंबर क्वेश्चन है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक का जो धम्म है इसका मूल संबंध था राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, ये धार्मिक सहनशीलता। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें जो है एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। देखो राजा के प्रति वफादारी भी, शांति एवं अहिंसा सही है, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता, तो एक से अधिक हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक धम्म, यह अशोक का धर्म एक नैतिक संहिता थी और अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि आपा सिनुवे बहुकयाने दाया दाने सचे सोचे मादे साधुवेचा, अर्थात जो है कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता नहीं थे। अगला प्रश्न है 82। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। मासिका लघु स्तंभ लेख,
रोमिंदई स्तंभलेख, कोइन स्तंभलेख या भाब्रूस स्तंभलेख। याद रखिएगा केवल वह हस्ती स्तंभलेख जो जिसमें जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो था रोमिंदई, सॉरी भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख और भाब्रू स्तंभलेख में जो है इसने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अर्थात देखने में सुंदर देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा की आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है और पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये एक प्रकार का राजनीतिक नीतियों से संबंधित था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ और यह उससे वस्तुतः जो है ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर 85। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अभी जस्ट बताया आपको, ये जो है इससे संबंधित है। आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक। इसका राइट आंसर जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांश सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी काफी विस्तृत जानकारी होती है। इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 7 श्रेणी कौन कौन सी थी? तो याद रखिए, पहला था दार्शनिक, दूसरा कृषि, पशुपालक, कारीगर, योद्धा और निरीक्षक एवं सातवां था सभासद। ये जो है 7 मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 7 जो यहाँ के समाज थे, 7 प्रकार के भारतीय समाजों को श्रेणीबद्ध किया था। अगला प्रश्न है 87। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में या मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में? तो भी बताया मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला है 89। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किससे संबंधित है? ये किसने लिखी है? एशियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो बुक है इसको जो है अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम जो नाविक थे उन्होंने लिखा था। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं लिखा था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है और यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों, नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था और इसने जो भारत में आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया। अगला प्रश्न है 89। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? ये बताना कीजिए कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का भी वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। अगला प्रश्न 90 नंबर क्वेश्चन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ये बताना है और ये आज का अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को देना है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ये बताना है। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य सभी लोग कर लीजिए।
जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और आप देखेंगे कि आज की क्लास में जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसी क्लास में आपको जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एंशिएंट हिस्ट्री से वो करवाए गए। और ऐसे ही लगातार हमारी जो घटना चक्र वाली सीरीज है ये कंटिन्यू चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। और इसमें जो है जैसे बीपीएससी मतलब इसमें फिनिश होता है तो हम लोग जो है पूर्वावलोकन हिस्ट्री में स्टार्ट कर देंगे। तो पूर्वावलोकन के जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो सभी उसमें सॉल्व करेंगे। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल नाम है चैनल का, वहां से आप जो है सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।